हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के दिन हम लोग अपना एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। ये जो वर्ड पारिस्थितिकी है, अंग्रेजी में इसको इकोलॉजी बोलते हैं और यह वर्ड इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि है ऑइकस, जिसका मतलब है प्लेस टू लिव या उसको हाउस कह सकते हैं, और दूसरा वर्ड है लोगस, जिसको हम स्टडी कहते हैं। और इस प्रकार कुल मिला के इकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ परिवेश का अध्ययन, आवास का अध्ययन। प्रकृति में देखिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं, सब अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को संभाले हुए हैं। फिर भी सारे प्राणी, जीव जंतु, वनस्पतियाँ और अकार्बनिक रसायन एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक को अकेले लेकर हम कल्पना नहीं कर सकते जीवन से संबंधित। तो इसमें कौन सा जीव किस प्रकार के घर में रह रहा है, वो भोजन कैसे प्राप्त कर रहा है और जीवित रहने के लिए किन किन वस्तुओं पर उसकी निर्भरता है, और उन वस्तुओं पर निर्भर रहने के लिए वो कौन कौन से क्रियाकलाप करता है, इन सभी चीज़ों को हम इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, दैट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? यह एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें सजीव और निर्जीव घटक मिलकर एक दूसरे से जुड़कर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। In an ecosystem, the living and non-living components together forms a system which is called ecosystem। तो शुद्ध हिंदी में इसको हम समझाते हैं आपको कि जो जीवित और अजीवित या जैविक और अजैविक चीज़ें हैं धरती पर, वो सब एक प्रकार से संयुक्त होकर एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं, जिस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में कई प्रकार की भिन्नता हैं, जैसे कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं डीप फॉरेस्ट है, कहीं घास का मैदान है। तो हर प्रकार के सराउंडिंग्स में आप देखेंगे कि वनस्पतियां और जीव जंतु रहते हैं और उसमें एक प्रकार का संतुलन बना रहता है और लोग एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। इस प्रकार से देखा जाए कि पूरा उनका एक सिस्टम बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अब पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके साथ क्या स्थिति है? उनका जो इकोसिस्टम होगा उनको हम बोलेंगे जलीय इकोसिस्टम या एक्वाटिक इकोसिस्टम। और जो थल में है, मतलब जंगल में है, पहाड़ पे है, मैदानी क्षेत्रों में है, इनका सबका जो है लैंड पड़ता है ना, तो इसको बोलते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, या इनको अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ड्यू टू डिफरेंट इन फिजिकल सिस्टम, माउंटेन एंड प्लेटू, तरह तरह से जो हम विभिन्नताएं देख रहे हैं, उन विभिन्नताओं के फलस्वरूप हर जगह परिस्थितियों में थोड़ा थोड़ा सिस्टम में चेंज रहता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सजीव और निर्जीव घटक ही आपस में मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पारिस्थितिकी तंत्र जलीय हो या स्थलीय, उनकी संरचना दो घटकों से ही मिलकर बनेगी, दैट आर लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम इज वेदर aquatic or terrestrial, has two component, living component and नॉन लिविंग कंपोनेंट। चाहे वो एक्वाटिक एरिया का हो या टेरेस्ट्रियल एरिया का हो, दोनों में दो प्रकार के कंपोनेंट मुख्य हैं, दे आर
लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो लिविंग नॉन लिविंग पर काफ़ी चर्चा हो गई। हम बात करना चाहते हैं कि आखिर लिविंग कंपोनेंट्स के अंतर्गत हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हर परिस्थिति में कहीं भी इकोसिस्टम में हम देखेंगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे, घास फूस, पशु पक्षी, मनुष्य, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब जो हैं लिविंग कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। और ये जितने लिविंग कंपोनेंट हैं एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में फूड आहार एक दूसरे का जो होता है आहार बन के लगे रहते हैं, कार्य करते हैं। पोषण के आधार पर सजीव घटकों को हम क्या कर सकते हैं, 3 भागों में क्रमशः बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग? पहला कि जो खाना या भोजन का निर्माण प्रकृति से कर रहा है। प्रकृति का मतलब कि जैसे सोलर सिस्टम है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके जो फूड को प्रिपेयर कर रहा है उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। या रेडिएशन एनर्जी यूज करते हैं, इसलिए इनको एक टर्म दे सकते हैं, इनको एक नया टर्म दे सकते हैं जिसको बोलते हैं रिड्यूसर्स। तो आगे बात करते हैं, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं प्रोडक्ट से। तो ये क्या होते हैं? ये सजीव घटक होते हैं। कौन से सजीव घटक? जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से प्रिपेयर करते हैं। इनको हम स्वपोषी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। हरे पौधे जो हैं, ये हरे पौधे जो हैं भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ज़मीन से मिनरल्स और वाटर लेते हैं। और इनके पास एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, जिसकी उपस्थिति में ये भोजन प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद अपनी लाइफ का निर्वहन करते हैं। ये जो जिस प्रक्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सेकंड आता है उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। उपभोक्ता मतलब शुद्ध हिंदी में बात करें तो उपभोग करने वाले। जो जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधे पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें परपोषी भी कहते हैं। क्यों परपोषी कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहे हैं, अपने भोजन के लिए ये पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। इसलिए इनको क्या बोलेंगे? परपोषी। उपभोक्ता जो होते हैं इनमें भी कई कैटेगरीज होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 4 भी हो सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं फर्स्ट स्टेप पर, जिसको हम बोलते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये क्या होते हैं? वे जीव जो भोजन के लिए सीधे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, ग्रेजर्स जितने हैं, जितने चरने वाले जीव जंतु हैं, उनको हम फर्स्ट चरण का उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। आगे चलते हैं सेकेंड चरण उपभोक्ता या सेकेंड कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये कौन से हैं? वे जीव जो भोजन के लिए शाकाहारी जंतुओं को भोजन बनाते हैं, उन्हें द्वितीय चरण का उपभोक्ता कहते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ, भेड़िया, ये सब वे प्राणी हैं जो शाकाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए इनको हम क्या देते हैं कैटेगरी? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इसके आगे चलते हैं, थर्ड कैटेगरी जो होता है उसको बोलते हैं टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीय चरण का उपभोक्ता जिसको बोलते हैं। ये कौन होते हैं? तृतीय चरण के उपभोक्ता वे होते हैं
जो प्रथम चरण के उपभोक्ता और द्वितीय चरण के उपभोक्ता का भक्षण करते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? तृतीय चरण का उपभोक्ता। जैसे काइट हो गया, वल्चर हो गया और क्रो हो गए। ये सब क्या होते हैं कि जो भी मिल गया उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये थर्ड टाइप ऑफ या टर्शियरी कंज्यूमर कहे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक नया टर्म हमने दिया यहाँ पे, फोर्थ कैटेगरी, जिसको बोलते हैं चतुर्थ चरण उपभोक्ता। देखिए अभी इसको आप सुनिए, समझिए, फिर आगे हम बताते हैं कि क्या कैसे है, कैसे चतुर्थ श्रेणी उपभोक्ता बन जाएगा। क्वाटरनरी कंज्यूमर, जिनको हम क्या बोलते हैं? अपेक्स कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर बोलते हैं, या टॉप कार्निवोरस भी बोलते हैं। मतलब जो वर्ड बन पाया उसी हिसाब से हमने बोल दिया। कौन है ये? इनके बारे में सुन लेते हैं। वह प्राणी जो द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी की उपभोक्ताओं को खाते हैं, चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब ये जो हैं एक तरफ से स्कैवेंजर ही हैं, जो चतुर्थ चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। एक उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं छोटा सा, कि सपोज करिए कोई एक ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में टिड्डा है, टिड्डा ग्रास को खाता है, तो ये क्या हो गया? टिड्डा आपका हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टिड्डा को कौन खाया? टिड्डा को खा लिया मेढक ने, तो ये क्या हो गया? ये कहा जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद मेढक जा रहा था रास्ते में, उसको सांप ने खा लिया, वो सांप क्या हो गया? आपका हो गया टर्शरी कंज्यूमर, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। फिर उसके बाद सांप आगे बढ़ रहा है कि आसमान से उस पर आफत आ गई और उसको बाज ने झपट लिया, तो ये बाज क्या हो गया? आपका क्वाटरनरी कंज्यूमर हो गया, जो जिसको हम बोलते हैं अपेक्स प्रेडेटर या टॉप कार्निवोरस। अब आपको स्थिति समझ में आ गई होगी कि मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाहता था। नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स, या इसको ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं भाई इनके बारे में। ये रिसाइकलिंग एजेंसी हैं, ये इकोसिस्टम की रिसाइकलिंग एजेंसी है। रिसाइकलिंग समझ रहे हैं ना आप, कि कोई चीज़ वेस्ट हो गई तो उसको ले जाके स्क्रैप में छोड़ दिए, फिर वहाँ से क्या हो गया? उस चीज़ को हम पुनः क्रस्ट करके, नष्ट करके पुनः दूसरी चीज़ को बनाते हैं। तो ये काम कौन करते हैं? हमारे रिड्यूसर्स या डिकम्पोजर्स। तो वे प्राणी जो प्रकृति में पाए जाने वाले मृत सड़ी गली वस्तुओं को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपघटक। जैसे फंगस, बैक्टीरिया, ये सब जो होते हैं क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। सोचिए कि अगर अपघटक ना होते तो आज के जनमानस में जिस कदर से हम लोग गंदगी फैला रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स जा रहा है, वो क्या होगा? एक टीला खड़ा हो जाएगा भैया, जहाँ से गुजरेंगे आप बदबू आएगी, गंदगी आएगी। तो हमारे रिड्यूसर्स क्या हैं? ये सॉरी, हमारे डिकम्पोजर्स क्या हैं? ये बेचारे हमारे एजेंसी हैं, जो हमको रिसाइकिल करके चीज़ों को फिर से नया कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये जो प्लांट्स पर मिनरल्स फिर से प्राप्त हो जाते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स हैं, उनको डिकम्पोज करके अर्थ में पुनः मिला देते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या बोले हैं? रिसाइकिलिंग एजेंसी। अब सजीवों पर चर्चा हो गई है दोस्तों। एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं निर्जीव घटक, नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो पर्यावरण के निर्जीव घटक के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल आते हैं। निर्जीव घटक के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से संभव होता है। पानी हमारे लिए नितांत आवश्यक चीज़ है।
रहने के लिए ज़मीन और सांस लेने के वायुमंडल। इन तीनों के से हटकर अगर हम सोचें कि हम अपने लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो कि पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए हुए हैं। इन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर कुछ इनमें भी डिस्टरबेंस होता है, जैसा कि वाटर कंटेंट में डिस्टरबेंस हो गया, एयर क्वालिटी में डिस्टरबेंस हो गया, तो वो क्या होता है, उससे हमारी ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। आगे हम बात करते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। अभी जो हमने आपको एक सीरीज बताया था कि घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, सांप को खाया बाज ने। तो ये क्या है, एक चेन बनी थी ना। इसी चेन को भोजन के को खाने की जो चेन बन रही है, उसी चेन को हम बोलते हैं क्या, फूड चेन। ये क्या है, फूड चेन क्या है, प्रोसेस ऑफ ईटिंग टू बी ईटन। ईटिंग खाने की प्रक्रिया, या टू बी ईटन खाए जाने की प्रक्रिया, ये जो है पूरी चेन कहलाती है फूड चेन। अ फूड चेन एक्सप्लेन्स व्हिच ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट। पर्यावरण में कौन सा जीव किस जीव का भक्षण करेगा, इसका निर्धारण या वर्णन एक आहार श्रृंखला ही डिटरमाइन करती है। खाद्य श्रृंखला एक प्रकार का रासायनिक संयोग, रेखीय तंत्रों का संयोग, रासायनिक बोल गया रेखीय तंत्रों का संयोग है। पेड़ पौधों से प्रारंभ होकर सर्वोच्च शिकारी या डिट्राइटिवोर्स पर खत्म होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न पोषक स्तरों में पोषक तत्वों और ऊर्जा का प्रवाह करती है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे हम जितने स्टेप पे जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि प्लांट को सन से एनर्जी मिली और प्राइमरी कंज्यूमर को प्लांट से एनर्जी मिली, सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी मिली, टर्शरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर से, और टॉप कार्निवोरस को टर्शरी तीसरे वाले लेवल से मिला। आहार श्रृंखला का उदाहरण, एक सामान्य त्रिस्तरीय आहार श्रृंखला सामान्य रूप से निम्न तरीके से व्यक्त की जा सकती है, जिसमें हमने दिखाया है प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूसर्स, उसके बाद हर्बीवोर्स, उसके बाद कार्निवोर्स। कार्निवोर्स के अंतर्गत जो सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी उपभोक्ता आएंगे, सबको हमने एक साथ कर लिया, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी को। कुछ भी हो, है तो मांसाहारी, तो इसलिए हमने इनको एक कैटेगरी बना दिया। अ सिंपल सिस्टम फूड चेन में बी रिप्रेजेंटेड एज द फॉलो, जैसे कि हमने एरो के माध्यम से शो कर दिया है। घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला में बहुत सारी हरी घास प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि शाकाहारी प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये प्राणी क्या क्या हो सकते हैं भाई, शाकाहारी जानवर तो आप लोग जानते ही हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, हिरन हो गया, खरगोश हो गए, ये सब जो हैं शाकाहारी जानवर होते हैं। इनको मांसाहारी जीव जैसे बाघ, शेर, भेड़िया, चीता आदि तमाम तरह के जो मांसाहारी प्राणी हैं वे आते हैं। इस प्रकार एक प्रकार का पोषक तत्वों के संचरण की श्रृंखला बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। अब आगे हम बात करते हैं खाद्य जाल। जाल क्या है, जाल तो जानते ही हैं, जाल का मतलब जाल ही होता है, जहाँ फंस ही गए। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जैसे मेढक को टिड्डा नहीं मिला तो क्या करेगा बेचारा, किसी और जीव का भक्षण करेगा। शेर को अगर हिरन का शिकार नहीं मिला तो क्या करेगा, किसी और जानवर का भक्षण करेगा, किसी दूसरे फूड चेन को डिस्टर्ब करेगा। क्या होता है कि वैकल्पिक स्रोत लोग खोज लेते हैं। जैसे हम ही आप हैं, अगर नहीं मिल रहा है सब्जी ढंग से, तो
चलो मांसाहार पे चले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं चलो अंडा खा लिया। तो ये क्या हुआ कि हम एक फूड चेन से हट के दूसरे फूड चेन पर जाकर भोजन कर लिए, जो भाई मौके पे मिला हमने उसका किया। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये बना हुआ है डायग्राम के माध्यम से, ग्रीन ग्रास लिखा हुआ है, इधर हमने बनाया है पाइला, या पाइला की जगह इंसेक्ट, चिड़िया आई ज़मीन पे उतरी है, मान लो पाइला ना मिला तो क्या वो शौक में ही रहेगी कि हम आज पाइला ही खाएंगे, चाहे जहाँ मिले पाइला ही खाएंगे? नहीं, बगल में इंसेक्ट दिख जाएगा तो उसी को खा लेगी। चलो ठीक है, पाइला नहीं मिला, इंसेक्ट तो मिल गया। अब इस बर्ड को क्या किसी ने ग्रहण कर लिया, हाक ने पकड़ लिया, या टॉप कार्निवोरस जो होता है वो दबोच लिया, खा गया। अब दूसरे में है डियर, ह्यूमन, लायन, हॉक। अगर डियर नहीं मिल रहा है तो क्या वो कुछ नहीं करेगा, वो रैबिट का भक्षण करेगा। इसमें हमने ह्यूमन को भी जोड़ दिया है, भाई ह्यूमन भी शिकार करता है, जानवरों का भक्षण करता है। और उसके बाद आगे लायन जोड़ दिया। ये कोई नहीं है कि लायन आदमी को नहीं खाएगा, वो भी खा सकता है अगर नहीं मिलेगा तो। जो सीड ईटर बर्ड्स हैं वो भी जो है सीड को खाते हैं, अगर नहीं ऑप्शन मिल रहा है दूसरे प्रकार का सीड खाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लिकेशन बन जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आहार जाल। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी खाद्य श्रृंखला स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है, ये बात तो सही है। प्राकृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ जाना, जाल के रूप में व्यवस्थित हो जाना, क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं खाद्य जाल या आहार जाल। तो ये डिफरेंट टाइप के फूड चेन्स हैं, 1 2 3 4 5। जैसे कि देखिए, ग्रीन प्लांट्स से सीड मिला, सीड को रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, और स्नेक को हॉक ने खाया, एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, ग्रीन प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, और फ्रॉग को स्नेक ने खाया। अब स्नेक देखो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों फूड चेन में स्नेक कॉमन हो गया, और इस स्नेक को क्या हुआ, हॉक ने खा लिया। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन ग्रास, डियर, रैबिट, ह्यूमन, लायन, हॉक, एक सीरीज ये बन रही है, लाइन बन रही है। उसके नीचे आते हैं ग्रीन प्लांट्स, पाइला एंड इंसेक्ट्स, बर्ड्स, हॉक। फोर्थ चेन बन रही है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में बन जा रहे हैं। क्या कौन बना रहा है, डिकम्पोजर बना रहा है। और डिकम्पोजर जो होता है वो किसको खाया है, हॉक को। हॉक मृत हो गया तो कौन खाएगा उसको, डिकम्पोजर ही उसको विघटित करके ख़त्म करेंगे, सड़ा गला के ख़त्म करेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक कॉमन चीज़ें निकल कर आती है। जो टॉप कार्निवोरस है हॉक, वो 4-5 प्रकार के फूड चेन में कनेक्ट है, ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला तो ये। तो इस प्रकार ये पूरी जो जाल लाइक स्ट्रक्चर, फूड वेब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर बने रहने के लिए एनर्जी का एक्सचेंज आवश्यक है, और एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स हमारे पास क्या है, सन। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, और इन्हीं भोज्य पदार्थों को विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपने लिए पोषण पूर्ण करते हैं, जिससे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। दिए गए चित्र में देखिए, डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से पेड़ पौधों से शाकाहारी जीव से मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव से अपघटक, एवं अपघटक से पुनः रिपीट होकर किसके पास जा रहा है, प्लांट के पास। देखिए डायग्राम है, ये सन से रेडिएंट एनर्जी को प्लांट ने ऑब्जर्व किया, और उसने जो है
कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, जल लिया, मिनरल्स लिया पृथ्वी से और अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्रिपेयर किया। और इस प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर्स ने लिया, प्राइमरी कंज्यूमर्स से ये जो है सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हुआ। फिर यही एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूम से टर्शियरी में और टर्शियरी से क्वाटरनरी में भी जाएगा, या टर्शियरी से डिकम्पोजर में जाएगा, क्वाटरनरी से डिकम्पोजर में जाएगा। अब डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, ये उस चीज़ को जो सड़ रहा है चीज़ मृत है उसको जो है मिनरल्स और तमाम छोटे छोटे एलिमेंट्स में उसको छोड़ेंगे ताकि वह जाके पुनः मिट्टी में मिल जाए और पुनः पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर सकें। एक टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड जिसको बोलते हैं। इसका विचार चार्ल्स एल्टन ने दिया था। उनके हिसाब से जो एनर्जी लेवल है डिफरेंट लेवल का, उसको हम डायग्रामेटिक रूप में अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। और ये एक पिरामिडल शेप अपीयरेंस होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसा कि एक डायग्राम आपको दिख रहा है, एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि अपराइट है। अपराइट का मतलब क्या हुआ कि उसका कॉनिकल पॉइंट जो है एकदम अपेक्स पे ऊपर की तरफ है, इसको बोलेंगे अपराइट। अब इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो कॉनिकल पॉइंट जो है एकदम नीचे की तरफ चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। तो दोनों कंसेप्ट हैं इनके पास, इन्वर्टेड और ये वाला। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन पे। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता जैव भार या ऊर्जा के माध्यम से एक प्रकार से संबंधित होते हैं। इन सब को एक विशिष्ट तरीके से चित्रात्मक रूप में दिखाया गया है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, जिसको अपराइट पिरामिड बोल रहे हैं। प्लांट्स ने सोलर एनर्जी को ट्रैप किया, फिर प्लांट से हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस से कार्निवोरस से, उसके बाद टॉप कार्निवोरस में। आप एनर्जी का फॉर्म समझ लेते हैं। देखिए बगल में लिखा हुआ राइट साइड में, प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी कितनी थी 1000 किलो कैलोरी। फिर उसके बाद यह एनर्जी ट्रांसफ़र हुई किसमें, हर्बीवोर्स में, तो उनके पास कितनी एनर्जी बची 100 किलो कैलोरी। फिर हर्बीवोर्स से जब यही चीज़ एनर्जी कार्निवोरस की तरफ चली तो इसमें क्या हुआ 10 किलो कैलोरी। फिर यही टॉप कार्निवोरस में गया तो 1 किलो कैलोरी। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि लगातार एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी डिक्रीज हो रही है और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी का लेवल बहुत कम हो गया। अगर हम इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत कम, उसके ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। समझ गया ना, अब चीज़ों का आपको समझ में आ गया कि ये पिरामिड का क्या मतलब हुआ। अब यह इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार का होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या है, इसमें जीव संख्या पर डिटरमाइन करता है किस पारिस्थितिक तंत्र में, किस पॉइंट पे, किस लेवल पे, कितने एनिमल हैं, एनिमल का काउंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार जो होता है। अगर जैव भार से संबंधित हम पिरामिड बनाएंगे तो उसको बोलेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी को मानक बना के हम बनाएंगे तो उसको बोलेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब पहले दोनों पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, ये अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन जो थर्ड टाइप का है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये जो है हमेशा अपराइट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एनर्जी हर लेवल पे डिक्रीज ही होनी है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी को हमेशा अपराइट ही दिखाया जाएगा। इन दिस वे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल टॉपिक्स। सो प्लीज़ जैसा भी हो, नोट्स से संबंधित और कंटेंट से संबंधित कोई बातें हों तो आप लोग निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।